क्या पढ़े थे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आप लोग को डेफिनेट में डाउट है ना? जल्दी आ जाइए, डेफिनेट वाले आ जाइए, डेफिनेट वाले बिल्कुल आ जाइए। तो हम लोग पढ़े थे डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना? लेकिन देख मेरी बात सुनिए, मेरी बात को समझिएगा। डेफिनेट में लोचा है तो, लेकिन डेफिनेट पढ़ने से पहले आपको इनडेफिनेट का सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन डेफिनेट को सॉल्व करने के लिए आपको इंडेफिनेट का सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेट जो है इंडेफिनेट से जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ है मतलब क्या करते हैं, जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है शुरू में जिसमें हम फार्मूला सीखते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कॉस एक्स का, है ना? तो हम उसी में ना लिमिट पुट कर देते हैं तो वो डेफिनेट बन जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे ये मेरा फलन है एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान लेते हैं एक सिंपल सा फंक्शन है ये, और बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, तब कर लीजिएगा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी जोड़ करके आप आंसर मार दीजिएगा, ठीक है? लेकिन इसी में हम अगर लिमिट पुट कर दे एक फिक्स 2 से 3 तक, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाती है। मतलब इंडेफिनिट में अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं तो वो बन जाती है इनडेफिनिट। लेकिन सारा प्रोसेस तो डेफिनिट वाला ही होता है ना। मतलब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब प्रोसेस सीख चुके होते हैं। इनडेफिनिट में ही हम लोग सारा प्रोसेस सीख चुके होते हैं और डेफिनिट में लिमिट बैठाने का काम करते हैं। कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखना पड़ता है, जैसे गुणधर्म हो गया, प्रॉपर्टीज हुआ, कुछ ऐसा नया चीज़ सीखने को मिलता है जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा काम आने वाली है, जैसे कि प्रॉपर्टीज। मतलब अगर आप उसको डायरेक्ट बनाएंगे इंडेफिनिट वाला प्रोसेस से, डायरेक्ट अगर इंडेफिनिट वाला प्रोसेस से बनाएंगे, लड़के डेफिनिट में लोचा है, का बैठ जाए, ओके जाइए एग्जाम दीजिए, चलिए ठीक है जाइए। तो प्रॉब्लम्स क्या है, जो हम लोग जो इंडेफिनिट में जो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, उसी का इस्तेमाल करते हैं। बस डेफिनिट क्या करते हैं, लिमिट पुट कर लेते हैं। इसलिए देखिए कुछ फार्मूला है, बाकी सब बेसिक्स फार्मूला तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये सब फार्मूला आप लोग थोड़ा जल्दी भूल जाते हो, बुक्स में आपको ढेर सारा मिल जाएगा, जल्दी गाली करो भाई। क्या 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 मस्ती चल रही है, क्या मस्ती चल रही है? तो ये जो फार्मूला लिख लिए, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये 6 फार्मूला आप लोग को पता होगा ना। ये 6 फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इसका यूज होती है। ये 6 फार्मूला जो है इसको आप याद कर ही लो, रट जाइए। इस 6 फार्मूला को अभी टाइम नहीं है एग्जाम्स में, आप समझने की कोशिश ना करें, अभी रट जाए, अभी टाइम नहीं है एग्जाम्स, टाइम रहती है समझेंगे। तो 1 से लेकर के 6 तक के फार्मूला को समझ जाए, 1 से लेकर 6 तक। पता है ये ऐसा फार्मूला है जो अंश में 1 होना चाहिए। ये कब अप्लाई होगी, ये फार्मूला अप्लाई कब होगी, पहले फार्मूला को समझिए बढ़िया से। अंश में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और हर में जो है वो 2 पद होना चाहिए। हर में कितना पद होना चाहिए, देख रहे हैं ना, 6 फार्मूला अप्लाई होने के लिए अंश में 1 होना चाहिए और हर में 2 पद होना चाहिए। लेकिन दोनों पद जो है वो परफेक्ट एक्स स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। दोनों कैसा होना चाहिए, परफेक्ट एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों पद जो है वो वर्ग के रूप में होना चाहिए। अगर आपके पास 3 गो है फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, 4 गो है फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, 1 गो है फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, कम से कम होना चाहिए कितना, 2, लेकिन दोनों स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। सवाल समझ गए? किस प्रकार के फलनों पे ये फार्मूला अप्लाई होगा? अच्छा, अंश में 1 होना चाहिए और हर में 2 पद होना चाहिए, दोनों स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। 3 फार्मूला है बिना रूट वाला और 3 फार्मूला है रूट वाला। क्लियर है? आपका प्रश्न अगर बिना रूट वाला होगा तो ये तीनों अप्लाई करिएगा, रूट वाला होगा तो ये तीनों अप्लाई करिएगा। दिक्कत? फिर से एक बार और, अंश में होना चाहिए 1 और नीचे में होना चाहिए 2 पद, दोनों परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप अपने प्रश्न को ऐसा बनाएंगे, ऊपर में 1 बनाएंगे प्रोसेस के साथ, है ना, और नीचे में 2 पद बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 पद बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये चीज़ें, ये 6 का 6 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। समझ गया ना? उसके बाद ये है एक आइलेट पे तोड़ने का, u इंटू वी। ये है u इंटू वी, मतलब अगर 2 डिफरेंट फंक्शन, 2 एकदम अलग अलग फंक्शंस जो प्रतिस्थापन मेथड पे अप्लाई नहीं होता, हम लोग देख चुके हैं। हम लोग जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, इससे पहले इंडेफिनेट भी ना पढ़े हैं। उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा प्रश्न होता था जो डायरेक्ट फार्मूला पे बैठ जाती थी। जो डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं बैठती थी उसको हम रूपांतरण मेथड से पहले फार्मूला पे बैठाते थे। रूपांतरण से भी नहीं होता था तो हम लोग प्रतिस्थापन मेथड का इस्तेमाल करते थे। समझ रहे हैं ना? प्रतिस्थापन से नहीं होता था तो पूर्ण वर्ग मेथड का इस्तेमाल करते थे, जिसमें इस फार्मूला का यूज होता था। समझ गए? उसके बाद आंशिक विखंडन करते थे, मतलब तोड़ करके फार्मूला लाइक बनाते थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, ये u इंटू वी, मतलब अगर 2 डिफरेंट फलन जो किसी भी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तब उसके लिए u इंटू वी का अप्लाई होती है। u इंटू वी, इसमें से u जो है वो फर्स्ट फलन है और v जो है सेकंड फलन है।
और अगर u इंटू वी पे दो फलन अगर गुना के रूप में हो तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होती है, ध्यान रखिएगा। पहला जो फलन है उसको बाहर रखते हैं, दूसरा फलन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस लगाते हैं, जिसका इंटीग्रेशन किए हैं, कंडीशन, जिस फलन को आप बाहर रखे हैं उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन किए थे फिर से इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। एक बार और बोलते हैं इसको बार बार। पहला फलन को बाहर रखेंगे, सिर्फ यही स्टेप समझना है। पहला फलन को क्या रखना है, बाहर रखना है, और दूसरा फलन का इंटीग्रेशन करना है। इसी को 3 बार पहले बोलनी है। पहला फलन को बाहर रखना है, दूसरा फलन का इंटीग्रेशन करना है। इसी को बहुत बार बोलना है क्योंकि इसी से वो जुड़ा हुआ है। पहला फलन को रखना है बाहर, दूसरा फलन का इंटीग्रेशन करना है। सिंपल, पहला फलन को बाहर रखना है, दूसरा फलन का इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। जिसको बाहर रखे थे उसका डिफरेंशिएशन करनी है, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन करनी है, और जिसका इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन किए थे फिर से इंटीग्रेशन करनी है। देखिए जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन मतलब d/dx लगाना है। जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जिसको इंटीग्रेशन किए थे उसको फिर से इंटीग्रेशन करना है इनटू साथ, और जो दोनों को गुना करके आएगा टोटल के बाद उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन करनी है, माइनस बीच में लगाना है। यही स्टेप से क्लियर है। पहला वाला को बाहर रखेंगे, दूसरा वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, और दूसरा स्टेप में देखो क्या हो, माइनस के बाद सो जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसका इंटीग्रेशन किए थे फिर से इंटीग्रेशन होगा, और फिर दोनों को एक साथ इंटीग्रेशन होगा। नहीं देख रहे हैं बड़ा सा, ये टोटल एक ना हो जाएगी, हो कोई दिक्कत। तो ये u इंटू वी पे ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। ये भी फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पूछा जाएगा, लिमिट बैठाना पड़ेगा अंतिम में। तो ये रहा 6 फार्मूला, ये u इंटू वी पे ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें लोचा क्या है, जो ये पहला फलन है ये दूसरा फलन, तो कौन पहला फलन होगा कौन दूसरा फलन होगा कैसे पहचानोगे। जो पहला लिखा हुआ वो पहला, और जो दूसरे जगह पर लिखा हुआ दूसरा, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको लग रहा होगा कि जो पहले जगह पे लिखा हुआ पहला हो जाएगा, जो दूसरी जगह पे लिखा हुआ दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इस बेसिस पे होता है, देख लीजिए इस बेसिस पे। आइलेट, तो हम लोग जो फंक्शंस पढ़ते हैं कैलकुलस में, जो फंक्शंस पढ़ते हैं तो फंक्शंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन कैलकुलस में जिस फंक्शंस का हम अवकलन और समाकलन पढ़ रहे हैं तो मेजर फंक्शंस कितने होते हैं, कितने मेजर्स फंक्शंस होते हैं जिसका अवकलन समाकलन होती है, ये आइलेट। मतलब इतने जो फंक्शंस होते हैं वो मेजर फंक्शंस होते हैं जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है नॉर्मली, जिसको हम लोग कहते हैं आइलेट, शॉर्ट नाम है। आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथम लघुगणक लॉग वाला, ए मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब समझ रहे हैं ना, एक्स वाला, एक्स 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 स्क्वायर ऐसे वाला, कोई भी अंक जैसे 2 4 5 हो, समझ रहे हैं ना, उसको अलजेब्रिक कहते हैं। और टी मतलब त्रिकोणमिति, समझ रहे हैं, उस छग होता है। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कैसा होता है, जैसे ई का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, ये सब ना एक्सपोनेंशियल होता है, कोई दिक्कत ना है। ये जो आइलेट है इसका फुल फॉर्म, आई मतलब इन्वर्स वाला, टी मतलब लॉग वाला, ए मतलब अलजेब्रिक बहुपद, अंक हो चाहे एक्स वाई जेड, एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यू हो, टी मतलब त्रिकोणमिति जनवे करते हैं साइन कोस्टेंट, और एक्सपोनेंशियल आप जानते हैं का पावर एक्स, मतलब ऊपर बढ़ते क्रम है, ये क्रम ही। मतलब 1 नंबर कौन है इन्वर्स, 2 नंबर, समझ रहे हैं ना। मतलब आपको प्रश्न में कोई 2 फंक्शन रहेगा, मतलब आपके प्रश्न में एगो फंक्शन ये है और एगो फंक्शन ये है, तो 1 नंबर में कौन आएगा, ये आएगा 1 नंबर में, ये 2 नंबर में आएगा। आपके प्रश्न में एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो 1 नंबर में कौन आएगा, ये आएगा, 2 नंबर में एक आएगा, समझ रहे हैं ना। तो कौन 1 में आएगा कौन 2 में आएगा वो ये लिस्ट तय करेगा, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो पहले आप देख लेंगे जी कौन सा 2 फंक्शंस है, और उसके हिसाब से किसको 1 कहेंगे किसको 2 करेंगे। 1 नंबर वाले क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, और 2 नंबर वाले का इंटीग्रेशन होगा, माइनस जिसको बाहर रखे थे डिफरेंशिएशन होगा, और जिसका इंटीग्रेशन किए थे फिर से इंटीग्रेशन होगा, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन होगा। लिखा हुआ है ना। अरे भाई ये सब चर्चा कर रहे हैं रिवीजन करवाने के लिए आप लोग को, ये सब हम लोग रिवीजन करवाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं, समझ गए ना। और साथ ही साथ पीछे वाला सारा फार्मूला, साइन का समाकलन क्या होती है, कॉस का क्या होती है, टेन का क्या होती है, बहुपद का क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रतिस्थापन मेथड क्या होता है, रूपांतरण मेथड क्या होता है, त्रिकोणमिति का बहुत सारा फार्मूला पता होना चाहिए। पीछे वाले को देखिए आपको मजा आएगा, क्योंकि बीच से ना पढ़ रहे हैं, आपको डिफिनिट में लोचा है, इंडिफिनिट क्लियर होना चाहिए, तो इसको लिखो करेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ गए ना, ये सब को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। और हम लोग देखते हैं आगे आपकी जो टॉपिक्स हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन देख लो क्या होता है। सो इंटीग्रेशन में आई बराबर जो होती है
वो -1 से लेकर के 1 तक है और x + 1 और dx है। देखिए ध्यान देख लो, ये पहला सवाल है आपका, ये है पहला सवाल। अब इसको आराम से नहीं बना लोगे क्या? एकदम इजी है कि नहीं? अरे भाई इजी है ना, एकदम इजी है। यही चीजें ना बना देती है हम लोग को डिफरेंट इंटीग्रेशन। अरे भाई मेरी बात को थोड़ा समझिए। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सिंबल क्या होता है? इंटीग्रल हम लोग कहेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रेशन प्रोसेस को कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होती है? तो सिंबल होती है ये, यही ना सिंबल होती है भाई। और यहाँ पे क्या रहता है? फंक्शन रहती है, यही सिंबल है लगभग तक। मतलब ये और इनटू में dx रहेगा, ये रहेगी सिंबल और इनटू में क्या रहेगा? dx रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? फंक्शन रहेगी। अब फंक्शन कुछ ही प्रकार हो सकता है, सारा खेल वेल तो फंक्शन का है। अगर फंक्शन डायरेक्ट फार्मूला लायक है, एक लाइन में सवाल, अगर फंक्शन फार्मूला लायक नहीं है, प्रोसेस का इस्तेमाल करके फार्मूला लायक बनाना पड़ेगा। अब देखिए इस फंक्शंस को देखिए अपना, क्या ये फंक्शंस फार्मूला लायक है? साफ दिख रहा है। x का कितना हो जाएगा? x² 2 अब +1 का कितना होगा? x। और उसका लिमिट पुट कर लेते हैं, यही ना होती है, उसका लिमिट पुट कर लेते हैं -1 से 1 तक। डिफरेंट इंटीग्रेशन में ऐसे ही पुट करते हैं, फिजिक्स में इसका चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर चुके हैं। उसका लिमिट पुट कर लेते हैं -1 से +1 तक, ऐसे लिमिट पुट करते हैं। उसके बाद की प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं इस पूरे सिस्टम में x के स्थान पर, पूरे सिस्टम में x के स्थान पर क्या पुट करते हैं? सबसे पहले समाकलन संभव हो जाती है, जैसे हम लोग समाकलन करते आए हैं निश्चित अनिश्चित समाकलन में, ऐसे नहीं करते हैं? अरे यार ऐसे जो है इंटीग्रेशन करके x² 2 इसका हो गया और 1 का कितना होगा? x। आप प्लस कांस्टेंट लिख करके आंसर लिख देते थे ना, कांस्टेंट लिख के आंसर लिख दिए। लेकिन निश्चित समाकलन में कांस्टेंट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका आंसर स्वयं में कांस्टेंट आएगा। जब इसको हल करेंगे तो आंसर स्वयं एक अंक आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर नहीं लिख करके बड़ी ब्रैकेट से घेरनी है और लोअर लिमिट वो नीचे, अपर लिमिट ऊपर डालना है। उसके बाद लिमिट पुट करनी है। एक बड़ी पूरे सिस्टम में x के स्थान पे अपर लिमिट बैठाना है, तो x के स्थान पे 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 अब प्लस 1 की जगह पे 1, तो ये क्या बैठा है? अपर लिमिट बैठने से आया है। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट बैठेगा -1 का स्क्वायर फिर 1/2 और फिर x की जगह पे -1। समझ गए? अपर लिमिट। अब बड़ी आराम से आप इसको घटाएंगे, बहुत आराम से घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमें लग रहा है 3/2 हो जाएगी, 3/2 और माइनस, और 1/2 में से ये -1/2 हो जाएगा। नहीं, अब इसको करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका सीधे आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3/2 और 1/2 4/2 कट करके 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है ना? तो इस सब सिंपल, ये सब नहीं बनाना चाहिए। इसी में आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी मिलेगी जिसको आप लोग बनाओगे। ये पहला सवाल है, तो ऐसा आप लोग बना लेंगे कभी क्लियर करके। समझ गए? एक जैसे कि दूसरा सवाल ये देखो आप, दूसरा सवाल आपको कुछ ऐसा कह रहा है। दूसरा सवाल आपको कह रहा है 2 से लेकर के कहाँ तक है? 3 तक है 1/x और dx। यही मेरा फंक्शन है ना। क्या करेंगे इसको? 1/x का क्या होगा? log mod x। और लिमिट बैठाएंगे 2 से लेकर के 3 तक, आराम से लिमिट पुट करेंगे। log, एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे 3 माइनस log 2। log में अगर माइनस होता है तो बटा में चला जाता है, इसको क्या लिखेंगे? log 3/2 और ये आंसर लिख करके छोड़ देंगे हम। समझ रहे? अरे प्लस सी बिल्कुल नहीं, कि काहे सी देंगे हम, काहे सी देंगे? वो तो स्वयं का कांस्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ी आराम से कर लेंगे। क्या तीसरा सवाल बना लोगे क्या? तीसरा देखते हैं, अभी शुरुआत करेंगे। तीसरा देखते हैं 1 से लेकर के 2 तक। मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। 4x³ -5x² + 6x + 9। ये देखिए फंक्शन अपना, क्या इसका नहीं हो जाएगा? बस थोड़ा टाइम लगेगी, इसका आराम से कर लीजिएगा। 4 खींच करके x फुट, समझिए ना, इसका सब बहुपद है। अरे सब पॉलिनोमियल्स है ना, आराम से करके लिमिट पुट कर लेना। एक बार 2 एक बार 1। क्या होगा? थोड़ा सा जोड़ घटाव में सीरियस रहना पड़ेगा, सिर्फ जोड़ घटाव इसमें देखनी, कोई दिक्कत? क्योंकि फंक्शन सिंपल है, क्योंकि फंक्शन जो है वो काफ़ी सिंपल है ना। हो फंक्शन काफ़ी सिंपल है, जोड़ घटाव आपको देखना पड़ेगा। चौथा सवाल अगर आप देखना चाहते हो तो चौथा सवाल कुछ ऐसा है, 0 से
π/4 और मेरा ये प्रश्न है sin 2x dx। सिंपल, देखिए धीरे धीरे सवाल बढ़िया मिल जाएगी आप लोग को। 25 सवाल है ना, इस 25 में हर एक सवाल को कवर किया गया है। प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। इस 25 सवालों में हर एक चीज़ों को कवर किया गया है, आपको बढ़िया से बढ़िया उटपटांग सुटपटांग, समझ गए। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। तो इसको देखना होगा, क्या देखेंगे हम लोग इसको, sin 2x है, हम फंक्शंस को अंडरलाइन कर रहे हैं, sin 2x है। अब बताइए डायरेक्टली सबसे पहले क्या नियम है, सबसे पहले फंक्शंस को देखेंगे और ये देखेंगे अरे भाई क्या है यार, इसमें किसका इतना मोटा है, निकाल लेगा ये, लो रुकिए रुकिए, इसको ऐसे हाथ में ढकाते ऐसे मोड़ियो नहीं सकते हैं, है ना। तो मुद्दा क्या है, सबसे पहले फंक्शंस को देखिए। क्या sin 2x डायरेक्ट फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन संभव है? यस बिल्कुल। क्या है डायरेक्ट बताओ तो, sin 2x का कितना हो जाएगा, माइनस cos 2x और x के गुणांक से भाग भी देते हैं, याद है। लिमिट पुट करना शुरू, π/4 और 0 हो जाएगा। अब i के जगह पे एक बार π/4 पुट करेंगे तो यहाँ पे x के जगह पे पुट करेंगे π/4, लेकिन हो जाएगा ये π/2। जैसे π/4 पुट करेंगे 2 से कट के π/2 हो जाएगा, तो ये तो माइनस तो है ही, और cos π/2 हो जाएगा। अब cos π/2 का मान कितना है, 0। अरे भाई 0/2 यही ना हो जाएगी। ये क्या हुआ, ये अपर लिमिट पुट करने का नतीजा हुआ, माइनस फार्मूला से। अब फिर ये माइनस है, फिर ये माइनस है ना, माइनस फार्मूला से, अब फिर माइनस, फिर 0 पुट करेंगे तो cos 0 का मान 1। समझ रहे हैं, ये तो पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, आपको आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो रिलैक्स होकर बड़ी आराम से काम करेंगे। ये है 5वां क्वेश्चन। क्या है भाई, मस्ती कर रहा है आप लोग, 0 से π/2 और इधर कितना है cos 2x और dx। देखिए हमें नहीं लगना चाहिए, जो 5वां सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे sin 2x, यहाँ पे cos 2x, सेम प्रोसेस। cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, sin 2x/2 प्लस में लिमिट पुट कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम चीज़ें, कोई दिक्कत। तो ये चीज़ें हैं बड़ी आराम से। अब ये 5 सवाल देखे हैं, आप इसको उतार ले, समझ गए ना, स्क्रीनशॉट उतार ले, हो गए। ये हम लोग कौन सा टाइप है मेरा, ये एक 15वां टाइप है। एक टाइप बनाया कि कितना टाइप है, ये 15वां टाइप है। सेटिंग कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आप लोग को। ये फुल्ली एनसीईआरटी का है, लेकिन हम उसको एक साथ कर दिए हैं। एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम मिलेगा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। पूरे देख लीजिए ये टाइप देख लीजिए, देखिए 2-3 क्लास देख लीजिएगा ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन पूरा क्लियर। ये जो टाइप है 15, इस टाइप में, अरे इस टाइप में क्या कवर किया गया, इस टाइप में ये कवर किया गया है जो नॉर्मली लिमिट पुट किया जाता है नॉर्मली। एक टाइप में हम आपको ये कवर करेंगे जो प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करते हैं, गुणधर्म, समझ गए ना। एक टाइप में हम ये अप्लाई करेंगे जो प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करने के बाद लिमिट कैसे चेंज होती है। एक चीज़ से पूरा क्लियर नहीं ना होगा, 2-3 क्लास देखोगे चीज़ें क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्लास में सारा डेफिनेट, 3 क्लास में सारा डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लियर कर देंगे। आइए बात कर लेते हैं, ये क्या था 5वां ना। छठा के बारे में देखे तो छठा क्या है, देखो हमें लग रहा है इसको बहुत ईजी है। ये 5 से है 6, सॉरी 4 से है 5, और मेरा प्रश्न है वो e⁻x dx। फंक्शन यही है ना, ये कितना ईजी है, बिल्कुल ईजी है। e⁻x का हो जाएगी e⁻x, और ये 4 से 5, और बस e⁻ एक बार 5 है, एक बार e⁻4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, ये काफ़ी सिंपल है, लिख देंगे। और ये तो लॉग है ना, जो कोई माइनस करोगे, है ना। एक काम कर सकते हो, e⁻4 कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। ऐसा आपको दिख जाएगा, e⁻4 को कॉमन लोगे तो e-1 दिखेगा, इतना तक आप पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। 13 छठा, आप एक 7वां देखेंगे तो 7वां क्या है, 7वां में जो है वो 0 से π/4 है, और आपका प्रश्न है tan x dx। देखिए आपका फंक्शन क्या है, tan x, आपका फंक्शन सी है tan x। डायरेक्ट फार्मूला है क्या, यस डायरेक्ट फार्मूला। अभी तक हमको कैसे फंक्शंस मिल रहे हैं, जिसका डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला हम कह सकते हैं उसको, जिसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो बताइए कितना हो जाएगा, सो tan x का कितना, log sec x। लिमिट पुट करेंगे, क्या है लिमिट भाई, 0 से π/4। मस्ती ना आए,
अब अगर देख लो लॉग सेक और x की जगह क्या पुट करेंगे, π/4 माइनस लॉग सेक की जगह कितना पुट करेंगे, 0। अब बताए तो सेक π/4 का मान कितना होगा, सेक 45 डिग्री का मान, सेक 45 का मान सीधे बता ले, सेक 45 का मान ये तो बता लो तुम लोग। बिल्कुल हमको तो लग रहा है 1/√3 होगा। अच्छा आ गए सीधे √2, जाहिर सी बात है, सिंपल फंडा है ना। तो इसमें इतना लोचा क्या है भाई, ये हो गई माइनस, और ये सेक 0, सेक 0 मतलब cos 0 का मान 1 होता है, तो सेक 0 का भी मान 1 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log 1, ठीक है। और log 1 का वैल्यूएशन 0 होता है, log 1 का वैल्यूएशन क्या होता है, ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। तो इसको सीधे लिख देंगे log √2, है ना। और पता है कभी कभी log √2 को 1/2 log 2 भी लिखा हुआ मिलेगा, घबराना मत। log √2 कभी कभी 1/2 log 2 मिलेगा। आंसर मिलाने के लिए सब ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। log √2 को 1/2 log 2 भी कह सकते, क्यों, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, और log में जो चीज पावर रहता है वो आगे आ जाता है। अरे भाई log में फार्मूला होती है ना, log का क्या फार्मूला होता है, log m का पावर n को हम लोग n log m कहते हैं ना। log में जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ गया, log अकेले मुक्त बच गया। तो समझने के लिए आपको ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13 सवाल नंबर आपका कितना है, ये सवाल 7 है। 8वां देखते हैं, 8वां क्या है, लिमिट क्या है 8वां, π/6 to π/4, ध्यान से रखिएगा। और आपका प्रश्न जो है वो है कोसेक x dx। आपका जो फंक्शन कुछ ये है कोसेक x dx, हमें लग रहा है इसको छोड़ देना चाहिए, इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन है। कोसेक x का इंटीग्रेशन हमको पता है, क्या है, log कोसेक x माइनस कॉट x। अरे भाई कोसेक x का इंटीग्रेशन है ना, log कोसेक माइनस कॉट। पहली बात है फार्मूला पढ़ो ना तो कूट देंगे, फार्मूला पढ़िए ना तो हौंक दिया जाएगा। कोसेक x का फार्मूला अप्लाई करिएगा। अरे जैसे इसमें log सेक बनती है ना, उसी प्रकार log कोसेक माइनस कॉट है ना, उसका एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार π/4 बैठाएंगे। 45 सर का तो मान जन्म नहीं करते हो चाहे कुछ में, एक बार 60 बैठाएंगे, 30 बैठाएंगे, घटाएंगे थोड़ा अगला स्टेप में, तो इसको हम छोड़ना चाहेंगे। अरे भाई छोड़ना, जोड़ो घटाओ तो कर लो, कर लेंगे, बढ़िया कर लोगे। 9वां नंबर क्या पूछ रहा है, 9वां नंबर में जो इंटीग्रेशन है कुछ ये इस प्रकार की है, 0 to 1 तक है, और 1/1 माइनस x²। सुनो यार, फंक्शंस को थोड़ा मारते हैं अंडरलाइन, देखिए देखिए फंक्शंस को हम हमेशा फंक्शंस को अंडरलाइन करेंगे। और आपको पहले बता चुके कुछ फंक्शंस होते हैं जो सिंपल फंक्शंस होते हैं, जिसका डायरेक्ट फलन होगा। सिंपल फंक्शन कैसा है, डायरेक्ट फार्मूला, सिंपल फंक्शंस। डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो प्रोसेस से उसको तोड़ना पड़ता है हम लोग को, बहुत सारी प्रोसेस है, प्रतिस्थापन, रूपांतरण। तो इसको देख लीजिए थोड़ा, इस फंक्शन को, क्या डायरेक्ट फार्मूला है। हमें लग रहा है कि जो अभी क्लास शुरू करने से पहले जो 6 फार्मूला लिखे ना, वही फार्मूला है इसमें से, ऊपर में 1 और नीचे में 2 पद। वैसे भी हमको साफ दिख रहा है ये साइन इनवर्स x का फार्मूला है ना। इसका फार्मूला सीधे हो जाएगा साइन इनवर्स x, अपर लिमिट क्या 1 और लोअर लिमिट 0। अब साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 0 नहीं हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। और साइन इनवर्स 1 का मान कितना, π/2 माइनस 0, मतलब सीधे π/2। सिंपल मिल रही है अभी तक। ये सवाल कितना था, 9वां। क्या 10वां सवाल को हम लिखेंगे लेकिन लिख करके छोड़ देंगे, 10वां सवाल को लिखेंगे और लिख करके छोड़ना पड़ेगा हमको। 1/1 प्लस x² dx, ध्यान दीजिएगा फंक्शंस को देखिए। आपको नहीं लग रहा है डायरेक्ट फार्मूला है, tan इनवर्स का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, tan इनवर्स का फार्मूला है। लिमिट पुट करे काम हो जाएगा। tan 1 का मान 45 होता है, मान बैठा लेंगे ना, ये डायरेक्ट है tan इनवर्स x का फार्मूला। तो ये भी 10वां नंबर हो जाएगी, 10वां नंबर है। थोड़ा खाली करिए, 11वां भी हम लोग देखते हैं, खाली करिए। उसी का फार्मूला है ना, तो उसमें a के स्थान पे 1 होगा, तो सवाल तो घूम के वही हो जाएगा। वही 6 में से है, लेकिन उसमें a के स्थान पे क्या है, x से देखिएगा 1/a tan इनवर्स x/a।
ए लड़के बंदे, बायोलॉजी मैथ अभी मत करिए, 2 और 3 ये फंक्शंस को देखिए। 11वां नंबर आपको लग रहा है क्या जी ये वही 6 में से सेट हुआ? आपको लग रहा है जी ये इस पे आ रहा है 1/x² माइनस a², इस पे ना सेट हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं 2 2 3 1/x² 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 नहीं लिखेंगे क्या? हम छोड़ दें? एक फार्मूला पहले हमको बैठाने दो ना। इसका क्या होता है? log 1/2a 1/2 और a के स्थान पे 1 log x माइनस a की जगह पे 1 और x प्लस a के स्थान पे 1 अब प्लस कांस्टेंट नहीं दिया, नो कांस्टेंट 2 से 3। क्लियर है? क्या हम छोड़ दे क्या? x की जगह पे 3 बैठाएंगे आराम से, है ना? फिर x की जगह 2 बैठाएंगे, तुरंत समेट करके छोटा हो जाएगा। जैसे पुट करेंगे ये पूरा समेट करके छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आगे बढ़ाएंगे हम लोग इस चीज़ों को। तो ये रहा सवाल नंबर 11वां। हमें लग रहा है 12वां को देख ही लेना चाहिए। 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। थोड़ा मेरी बात को देखिए, तो इसको थोड़ा देखिए, फंक्शंस को नजर मारिए, फंक्शंस को अंडरलाइन करते हैं। क्या cos स्क्वायर x का डायरेक्टली कोई फार्मूला है क्या आपके पास? cos स्क्वायर x का कोई फार्मूला? जब आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो cos स्क्वायर sin स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। हाँ, कोई नहीं होता। इसको पहले हम त्रिकोणमिति का फार्मूला से सिंपल करते हैं, याद है? इसको हम त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। cos स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 + cos 2x/2। फिर भी होल स्क्वायर करेंगे तो करेंगे, उसके बाद क्या? चेन रूल तो लगा नहीं सकते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। वो मतलब कुल मिलाकर के सर पे वाले को आगे मतलब एक जोड़ करके एक घटा, वो तो हम चर पे ना काम करते हैं, वो तो x पे काम करते हैं ना। वो तो मेरा जो फंक्शंस है वो बहुपद रहता है तब ना। पहली बात बता दें कि इसके बारे में चर्चा अच्छे से हो चुकी है ना। और पता है इसका फार्मूला कहाँ से बना था? ये फार्मूला बना था cos 2x बराबर एक फार्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगी, इधर आएगा नहीं प्लस हो जाएगा। तो 1 + cos 2x/2 बराबर cos स्क्वायर x फार्मूला बनती है। इसी प्रकार sin स्क्वायर का भी फार्मूला था 1 - cos 2x/2। समझ रहे हैं? फार्मूला था। मतलब अगर आपको cos स्क्वायर दिखे तो डायरेक्टली उसका नहीं होगा, पहले आप उसको ये लिखोगे तब फार्मूला अप्लाई करोगे। sin स्क्वायर दिखे तो पहले ये लिखेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसी प्रकार tan स्क्वायर का भी था। tan का क्या था? tan का 10th वाला फार्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1, याद है? 1 + cos थीटा का फार्मूला क्या हुआ? 1 + cos 1 + cos थीटा, इसी से देख लो ना 1 + cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा/2। समझ रहे हैं? अब देखिए cos का अलग फार्मूला है, sin का अलग फार्मूला, tan का अलग फार्मूला है, अरे अलग है ना। इसके बाद बचता है 3 गो स्क्वायर वाला। इसके बाद क्या बचता है? sec स्क्वायर x, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है, इसका डायरेक्ट होता है। sec के बाद क्या बचता है? sec के बाद बचता है cot स्क्वायर x, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है cot स्क्वायर x का, अरे नहीं होती। अब फिर कोसेक स्क्वायर x, इसका भी डायरेक्ट होती है, नहीं पढ़े भाई? होती है ना। स्क्वायर वाले में 3 डायरेक्ट होता है, 3 होता है, प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना? इसका क्या होगा फार्मूला सेक स्क्वायर x का? tan x माइनस कोसेक x, इसको माइनस समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो ये स्क्वायर वाला जो है 3 डायरेक्ट होती है, और ये 3 का फार्मूला डायरेक्टली नहीं होता है, तो इसके लिए हम रूपांतरण का प्रयोग करते हैं। रूपांतरण मतलब त्रिकोणमिति का फार्मूला लगा करके उसके रूप को बदल देते हैं और फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमको कौन दिख गया? cos स्क्वायर दिख गया, तो हम रूपांतरण का प्रयोग करेंगे। तो cos स्क्वायर x की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? 0 से π/2
और हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाय 2। अब i बराबर देखिए 1/2 को तो खींच ही लेंगे, है ना, अरे 1/2 को खींचेंगे ना, उसके बाद बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा 1, तो 1 का हो जाएगा x। अब प्लस cos x बाई 2, cos 2x का sin 2x बाय 2। ये पूरा सिस्टम पे ना लिमिट पुट होगा, एक बार होगा π/2 और एक बार होगा 0। वैसे जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे गुणधर्म तो इसको बहुत आसानी से करने का भी जुगाड़ है, लेकिन अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टली फलन को कन्वर्ट करने का। क्या हम इसको छोड़ दें? जब अपर लिमिट π/2 बैठाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/2 को उसी में रख दो, कितना हो जाएगा, ये x की जगह पे π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे π/2/2, क्योंकि x की जगह पे π/2 बैठाएंगे तो ये तो बटा वाला 2 रहेगा ना, देख लो मेरी बात को, 1/2 तो है, यहाँ पे x की जगह पे पहुँच जाएगा π/2, ये हो गई। उस वैसे भी उसमें गुना ही होता है पलट के, प्लस ये 1/2 भी ना उसके साथ जाएगा हो, और यहाँ पे x की जगह पे π/2 बैठाएंगे तो पाई हो जाएगा, साइन पाई का मान हो जाएगी 0, है ना, तो ये पूरा सिस्टम हो जाएगा 0। मतलब ये मुझे मिला अपर लिमिट पुट करने से, और माइनस अब लोअर लिमिट पुट करने से क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 पुट करेंगे, जैसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0 होगा, 0। तो क्या मिल रही है हम लोग को, तो वो पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो हमको यहाँ पे π/4 नहीं मिल रहा है भाई, समझ गए ना, π/4 क्या देख रहे हो जाएगी। तो ये रहा सवाल नंबर 12। ऐसे बहुत सारे 25 सवाल है, हो गई पढ़ल की, छुट्टी कर दे, 45 हो गया, मतलब छुट्टी कर दे तो इसलिए अब इसके बाद थोड़ा घर चले जाएंगे हम, ये हो गई ना। अब उसके बाद आप देख लेंगे 13 नंबर जो मेरा प्रश्न है वो क्या है। जैसे गुणधर्म पुट करेंगे ना तो साइन π/2 माइनस एक्स cos x हो जाएगा, उसका समीकरण 2 को जोड़ा जाएगा, उसके बाद कट के 1 हो जाएगा, है ना, उसका भी आंसर आपको π/2 निकल जाएगा। जब गुणधर्म पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं, बस थोड़ा सा वेट करें ना, क्योंकि हम इसके बाद वो आने वाले हैं, क्योंकि 3 क्लास टोटल लगेगा। अगर हम टोटल देखें तो इसमें 25 सवाल को देखना पड़ेगा, 3 टोटल क्लास लगेंगे, तो हम आपको सब चीज़ क्लियर कर देंगे। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, अभी कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए ना, जो हम लिमिट पुट करना सिखा रहे हैं, है ना, और जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसी से हम चल रहे हैं। अभी जो हम किस प्रोसेस से चल रहे हैं, जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रोसेस था उसी से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब आएंगे तो थोड़ा प्रोसेस भिन्न करके देखेंगे। कुछ प्रोसेस जो है वो स्पेशली डिफिनेट इंटीग्रेशन के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके सॉल्व करना, समझ गए ना, लिमिट को चेंज करके। प्रश्न में दिया हुआ रहेगा लिमिट क्या दिया हुआ है 0 से π/2, लेकिन हम लिमिट का चेंज भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन ये भी चेंज करेंगे। वो सब कैसे होता है वो बस 2-3 क्लास में क्लियर होगी, समझे। तो बने रहे आप लोग चीज़ों को बड़ी आराम से रिलैक्स। इसको लिखे, इसको लिख लिए, तो अब देख ले फॉर्मूला। पहली बात, अगर पीछे वाला फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर अटकोगे, बार बार अटकिएगा आप लोग। अगर इधर उधर ध्यान देखा तो कल से नहीं बुलाएंगे और सीधे भगा देंगे। खड़ा हो जाइए, खड़े हो जाइए, पूरे खड़े हो जाइए, बताइए खड़ा होकर सूत्र, खड़ा होकर उसको सूत्र बताइए, उसको बंदे को। अब पूरा क्लास खड़े होकर बताते रहेगा, इधर इधर इधर, उसको डिस्टर्ब नहीं होना, इधर 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 उधर, साइड साइड साइड, नहीं साइड हो जाओ। मतलब क्या तुमको लग रहा है, दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही तक रहिएगा, तुरंत पटक देते हैं ना हम। इतना चीज़ तो पता है कि नहीं, सर पे नहीं चढ़ने का, इसलिए मस्ती नहीं करे। पढ़ रहा है विद्यार्थी, सीरियस पढ़ रहा है, मस्ती नहीं करोगे। और खड़ा होकर समझाना उसको, अतनी साइड हो जाइए, लड़का देखेगा अभी। खड़ा होकर समझाओ, मारेंगे चुट्टा सब। कह रहे हैं हल्ला मत करो, घुनुर 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 घुनुर, ये क्या है घुनुर घुनुर? देखते प्रश्न में क्या, ये प्रश्न कुछ नहीं है। और बना 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 कब्जा बना, कुछ नहीं है।
प्रश्न को फलन को देखिए, प्रतिस्थापन विधि, नीचे वाले को मानेंगे ऊपर वाला आ जाएगा। अगर x के स्थान पे 1 रहता तो वो 6 में से कोई लग जाता, और ऊपर में क्या है, x है, तो प्रतिस्थापन ऊपर में 2 है का, तुमको 2 दिख रहा है छोटा, तुमको वो 2 दिख रहा है, मिस्टेक हो रहा है, चौको खराब हो रहा है। तो प्रतिस्थापन का नियम कानून पता है क्या आपको? क्या लोचा है, क्या नियम कानून है? नीचे वाले को मानेंगे ऊपर वाला आएगा, तो बस नीचे वाले को मानते हैं। माना कि t मानते किसको, x² + 1 को, और उसको डिफरेंशिएट करते हैं dt बाई dx, तो इसको हो जाएगा 2x, लेकिन ऊपर में मुझे दिख रहा है क्या, x, मतलब मुझे जो ऊपर में चाहिए ना उससे ज़्यादा आ गया। कम नहीं आना चाहिए, ज़्यादा आ जाए चलेगा, कम नहीं आना चाहिए। तो मुझे चाहिए x, लेकिन आ गया कितना, 2x। 2 की दरकार नहीं है तो 2 को इधर भेज लेते हैं, तो dt के साथ बटा में 2 आ जाएगा, इधर गुना में है तो उधर बच जाएगा x, और dx जो भागा में है वो चला जाएगा गुना में, क्योंकि इंटीग्रेशन के प्रश्न में हमेशा dx गुना में रहता है। इंटीग्रेशन के प्रश्न में dx गुना में रहता है ना, तो ये है प्रतिस्थापन का प्रोसेस। हम इसके बारे में देख चुके हैं अच्छे से। अब नाउ करके अब पुट कर लीजिए। लिमिट चेंज मत करिए अभी, लिमिट चेंज करने के लिए अगला क्लास में। अब देखिए क्या होगा। सो अब देखिए x dx, ये दोनों के स्थान पे क्या बैठ जाएगा, नहीं x dx के स्थान क्या बैठेगा, dt बाई 2, तो ये बैठ जाएगी dt बाई 2। अब ये दोनों यूजी हो गया, ऊपर में कुछ नहीं था, एक ऊपर वाला सब कुछ गायब हो गया ना, एक, और नीचे टोटल वाले को क्या मान लिए हो, t, तो इसको लेंगे t। अब देखिए आपका फलन अभी छोटा बन गया, मतलब आपका जो x वाला फलन था वो कन्वर्ट हो गई t में, आपका जो x वाला फलन था वो कन्वर्ट हो गई t में। अब 1/t को क्या लिखेंगे, log t mod, और ये आगे में 1/2 को छोड़ना मत, 1/2 ना, और लिमिट क्या है भाई मेरा, 2 से 3। अभी बिल्कुल मत चेक करिए ना, लिमिट चेंज होगी प्रोसेस में। अभी आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करें, अभी आप सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें, समझ गए ना। हम कोई बीच में बदलाव नहीं लाने के चाहेंगे, जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे, बस अंतिम में क्या करेंगे, लिमिट पुट कर लेंगे, समझ गए। पहले इसको सीखिए, सडनली मत सीखिए ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जब डेफिनेट इंटीग्रेशन टोटल पढ़ लीजिएगा, टोटल पार्ट वाइज पढ़ लीजिएगा, और जब रिपीट करिएगा तब आप समझ जाइए जो कब किसी को कैसे अप्लाई करनी है, कैसे करने से समय बचेगी, वो सब तो रिवीजन में ना करेंगे। अभी आप प्रोसेस सीखिए 1 by 1 करके अच्छे से। तब 1/2 क्या करते थे हम लोग, लॉग, फिर टी की जगह पे पुट करते थे। अरे भाई टी की जगह पुट करते थे ना, क्या टी की जगह पुट करेंगे, x² + 1, और फिर वही से अपर लिमिट कितना 3 और लोअर लिमिट 2। यही प्रोसेस है मेरा, यही प्रोसेस था। अब बताइए 1/2 और लॉग, अब लिमिट पुट करते हैं 3। जब यहाँ 3 पुट करें कितना हो जाएगा, 3 × 9 और 1 log 10, अब -1/2 लॉग, यहाँ पे 2 पुट कर, 2 2 4 1 log 5। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 दोनों में है तो 1/2 कॉमन हो जाएगी, नहीं दोनों में कॉमन हो जाएगा। उसके बाद बचेगा log 10 - log 5, कहीं सही है। अब 1/2 और log में माइनस है तो ये 10/5 नहीं लिख सकते फिर, और 10/5 को कट करके इस सीधे जो है ये 1/2 log 2 नहीं हो जाएगा, तो ये रही आप लोग की आंसर। अरे फिर लिमिट चेंज के पीछे पड़ ले हैं, लिमिट चेंज होगी। अगर लिमिट चेंज होता है ना, लिमिट चेंज करते तो फिर यहीं से करते। देखिए यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ पे किए क्या, जो भी अनिश्चित समाकलन की प्रोसेस थी उसी का इस्तेमाल किए। अनिश्चित समाकलन में आप कहाँ तक सवाल को ले जाते थे, टी का मान पुट करने तक। टी का मान पुट करो, सी लिखो, आंसर खत्म। फिर से बोलना चाहेंगे, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम उस पर आएंगे। और निश्चित समाकलन में कहाँ तक ले जाते थे प्रश्न को, टी का मान पुट करिए प्रतिस्थापन में और सी लिखिए, आंसर। मतलब टी का मान पुट करने तक, समझ गए ना। तो हम टी का मान पुट करने तक ले गए हैं ना, उसके बाद ना हम लिमिट पुट किए। लेकिन अब हम टी का मान बिना पुट किए हुए भी लिमिट पुट कर सकते हैं, आगे देखेंगे। वैसे सिचुएशन में लिमिट बदलेगी, तो थोड़ा दम मारो, दम मारिए। पिछले बार से बताए थे तो उसमें लिमिट चेंज हो रहा था, लिमिट बिल्कुल चेंज होगी, लेकिन अगला क्लास में लिमिट चेंज होगी, लेकिन फिर भी उसका आंसर यही पहुंचेगा। लिमिट चेंज भी आपको सीख रहे हैं, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हम बस अनिश्चित समाकलन को रिपीट कर रहे हैं।
समझ गए? और आप रिवीजन करते समय जो अप्लाई करना कर लेना, समझे? चलो बात कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गई है, ये 13 है। 14वां क्या है? 14वां जो है वो है 0 से लेकर के 1 तक, और 2x + 3, और ये हो गया 5x² + 1। फंक्शन को नज़र मारे हुआ और देखिए फंक्शंस को, धीरे धीरे फंक्शन जो है टफ हो रही है ना, धीरे धीरे फंक्शन टफ हो रही है। 25 सवालों को देखेंगे, उसमें हर एक प्रकार की चीज़ें आ जाएगी। शुरुआत में फंक्शन क्या था? डायरेक्ट फंक्शन, है ना? शुरुआत में डायरेक्ट फंक्शन, उसके बाद प्रतिस्थापन मांग रहा है, रूपांतरण भी मांगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर में, नहीं समझे? उसके बाद प्रतिस्थापन भी मांगा। इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न को तो पहले सोचते हैं ना, नीचे में अगर 2 पद है, अगर नीचे में 2 पद है तो हम सबसे पहले तो इसको 6 फार्मूला वाला जुगाड़ पे सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर नीचे में कितना पद है? 2, तो इसको सबसे पहले तो हम वो 6 फार्मूला वाला ना जुगाड़ करने के सेट करते हैं, 6 फार्मूला जो भी हम नोट किए हैं स्टार्टिंग्स में। लेकिन ऊपर में 1 होना चाहिए। ऐसे प्रश्न के लिए ऊपर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऊपर में क्या है? 2x + 3 है। तो इस प्रकार के सवाल को क्या करेंगे? इस प्रकार के सवाल के लिए नियम कानून है। मेरी बात को समझिए। पहले इस फंक्शंस को देखिए, नीचे में कितने पद हैं? 2। अच्छा बात है। क्या नीचे में 2 पद वाला जो प्रश्न हो उसके लिए फार्मूला है? हाँ फार्मूला है। 6 फार्मूला था ना स्टार्टिंग्स में। लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए नीचे में 2 पद होना चाहिए, ऊपर में क्या होना चाहिए? 1। क्या इसके ऊपर में 1 है? इसके ऊपर में है 2x + 3। तो आप कहेंगे काम करिए ना सर, ऊपर वाले सबको कॉमन ले लीजिए। लेकिन कॉमन हम उसी को ले सकते हैं जो अचर पद होता है। हम किसको कॉमन ले सकते हैं? अचर पद को। लेकिन यहाँ पे 2x में चिपका हुआ है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ऊपर वाले को हटाना पड़ेगा प्रोसेस से। ऊपर में हमको 1 बनवाना होता है। ऊपर में क्या बनाना होता है? अरे भाई फार्मूला तो ये होगा ना, फार्मूला तो 1/x² + a²। फार्मूला तो ये होगा, फार्मूला तो ये होगा ना। नीचे में तो 2 पद, तो 2 पद तो कभी भी बना लेंगे। देखो 5x² है, तो इसको 2 पद नहीं बना लेंगे? अरे भाई 5x है, इसको 2 पद नहीं बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे? 1/, देखो इसको नीचे में 5 को हम लिखेंगे √5 और x लिखेंगे और इस टोटल का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा वो, और +1 का तो स्क्वायर वो होता ही है। नीचे वाले को तो हम 2 पद कभी भी बना लेंगे, लेकिन लो चार्ज ऊपर को हमको 1 को बनाना पड़ेगा। और ऊपर 1 बनाने का एक सिंपल जुगाड़ है, जो कॉमन ले लो, 1 बच जाएगा। लेकिन हम कॉमन तभी ले सकते जब ऊपर में कांस्टेंट रहता है। लेकिन ऊपर में कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट के साथ चर है। तो अगर कांस्टेंट के साथ चर है तो फिर भी उसको हटा करके हमको 1 करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक को प्रोसेस इसका प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या है? नाम बताइए। नाम है प्रतिस्थापन, मतलब किसी को हटा करके किसी दूसरा को पुट कर देना। अरे प्रतिस्थापन यही होती है ना, किसी को हटा के किसी दूसरा को पुट देना। नहीं, यहाँ भी वही हुआ है। ऊपर में x था, वो हट करके 1 पुट हो गया, नहीं पुट हो गया। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है? किसी को हटा करके किसी को पुट कर देना। तो प्रतिस्थापन का प्रोसेस क्या है? प्रतिस्थापन का उद्देश्य यही होता है, किसी को हटा करके किसी को पुट कर देना, ये उद्देश्य होती है। लेकिन प्रोसेस क्या है? नीचे वाले को मानेंगे, ऊपर वाला आना चाहिए। मतलब कोई एक को मानने पर दूसरा आ जाना चाहिए ना। तो देखो तो इसका अवकलन करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। नीचे वाला का अवकलन कितना होगा? 10x। नीचे वाले का अवकलन होगा 10x। अगर नीचे वाले को हम अवकलन करते हैं तो नीचे वाला का अवकलन कितना होगा? 10x। लेकिन ऊपर में 2x है। तो काम करते हैं, इसके लिए सिंपल जुगाड़ मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। अलग कर लेते थोड़ा सा। ये 0 से 1 2x/5x² + 1 dx। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। क्या किए हम, थोड़ा बताइएगा। अलग कर लिए, क्या किए? अलग अलग किए। 2x/ये और 3/ये, 3 को बाहर खींच लिए, कांस्टेंट था तो ठीक है। हम मान लेंगे सर। अब अलग अलग हो गई तो ये तो मेरा इस फार्मूला पे सेट हो जाएगा। ये जो ऊपर में 1 वाला तो फार्मूला सेट हो जाएगा, और ये जो है ये प्रतिस्थापन पे सेट हो जाएगा। नीचे वाले को मानेंगे तो 10x आएगा, हम पहले चेक कर चुके हैं। नीचे वाले को मानेंगे तो कितना आएगा? 10x। लेकिन मेरे पास 2 ही x है, तो 5 को भेज लेंगे इधर। सिंपल है ना। तो प्रतिस्थापन पे काम हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन में क्या करेंगे? माना कि t जो है किसको मानेंगे? 5x² + 1 को। तो dt/dx कितना हो जाएगा? 10x। हमें 2x की ही दरकार है, तो 5 को इधर भेज लेंगे तो कितना बचेगा? 2x dx। सही है।
नहीं बचेगा। अब उसके बाद नाव करके शुरू कर लेनी है आई बराबर, बताओ कितना है सो 0 से 1 2x dx कितना बैठाएंगे dt बाई 5, ऊपर में सब कुछ खत्म तो 1, नीचे में कितना बच जाएगा t, बच जाएगी t, और प्लस देखिए ये तो 3 तो आ ही गया, 3 खींच लिया ना, ऊपर में 1 और 5x स्क्वायर को हम लिखेंगे √5 और सीधे x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख लेंगे ना, 12 मत समझ लीजिएगा। अब देखिए दोनों का दोनों फार्मूला पे सेट है का, ये फार्मूला 1/t log t का, और ये 6 में से कोई एक है ना, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा log t का, फिर अंतिम में t का मान बैठाइए करके लिमिट पुट करना है, नहीं समझे, थोड़ा बोल करके छोड़ेंगे जगह नहीं है, इसको 1/t, अरे 1/t को log t और t के जगह पे मान बैठा करके लिमिट पुट करनी है, प्लस इसको ये कौन सा फार्मूला सेट मांग रहा है, ये फार्मूला ये मांग रहा है, इसका फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। अब बताओ यहाँ पे a की जगह पे क्या काम कर रहा है 1, और x की जगह पे क्या काम कर रहा है √5, लेकिन आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे x के गुणांक से भाग भी देते हैं, तो √5 से भाग दे देंगे, समझ गए ना। अब इसको थोड़ा मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा हम लिखेगा इसको, यहाँ पे लिखे, एक काम करते थोड़ा आगे बढ़ा ही लेते हैं आप लोग को, उसको आगे बढ़ा लो, उसी का शेष है ये, बताइए इसमें 1/5 तो ले लेंगे, log mod t नहीं हो जाएगा, log mod t, इसका लिमिट क्या पुट होगा, इसका लिमिट पुट होगा 0 to 1, अब प्लस 3 तो है ही, 3 है, अब इसका फार्मूला क्या होगा 1/a, 1/a के जगह पे 1, अब प्लस tan इनवर्स x बाई a, समझ गया ना। अब फिर x के गुणांक से भाग देते, x का गुणांक क्या है √5 ना, तो √5 से भाग भी देते हैं, √5 से भाग भी देते हैं, तो √5 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे भाग दे लो, कहीं पे कर लो, क्योंकि सब इंटू में ना भाग भी देंगे। अब विद्यार्थी गलती कर लेता है कि वहाँ पे बस x के गुणांक से भाग ही नहीं देता है, जैसे आप लोग अगर sin 2x का करते हैं तो sin 2x का कितना हो जाता है माइनस cos 2x, है ना, अब फिर x का गुणांक से आप भाग भी नहीं देते हो, हाँ बताइए क्या करना, हाँ दे दी लिमिट, सो दूसरे पार्ट दो सब पार्ट में लिमिट पुट हो जाएगी। तो आइए हम लोग लिमिट पुट करते हैं, यहाँ भी लिमिट पुट करेंगे कितना 0 से 1। अब इस पार्ट का जो है पहले टी का मान पुट होगा, वैसे हम लोग अभी टी का मान पुट कितना हो जाएगा भाई, कितना 5x² प्लस 1 0 to 1, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 3/√5, और इसमें एक के बाद लिमिट पुट करिए ना, tan इनवर्स 1 माइनस, समझ आई क्या, ये इसका है, अभी लिमिट पुट नहीं हुआ है, और इसका लिमिट पुट एक बार टोटल में 1 पुट हुआ, एक बार टोटल में 0 पुट हुआ, देख सकते हैं आप, टोटल में 1 पुट हुआ, तो 1/1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो टोटल में 1 पुट होगा, तो ये उतारेंगे, इसमें x की जगह थोड़ा सा लोचा, थोड़ा सा लोचा, ये तो 0 हो जाएगी, समझ गए, मतलब टोटल में जब 1 पुट करेंगे तो सिर्फ यहाँ 1 पुट होगा तो √5/√5, और फिर टोटल में 0 पुट होगा तो ये भी 0, पूरे सिस्टम को 0 कर देगा, ठीक है। अब बताइए आगे, तो i बराबर यहाँ लिमिट पुट होगा 1, तो बताइए कितना हो जाएगा, सो 1/5 log 1 पुट होगा तो कितना हो जाएगा 6, 5 1 6, माइनस 1/5 log 0 पुट होगा, तो ये पूरे 0, मतलब सिर्फ log 1 ना हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, tan 0 का मान 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3/√5 और tan इनवर्स √5, और यहाँ पे देखिए log 1 का मान कितना होता है 0, अरे log 1 का वैल्यू से 0 होती है ना, log 1 का वैल्यू से 0, मतलब ये पूरा सिस्टम 0, तो बचेगा कितना मेरे पास 1/5 log 6 अब प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 प्लस कांस्टेंट, नो कांस्टेंट, आदत पड़ चुकी है ना उटपटांग वाली, कोई दिक्कत नहीं ना, देख रहे हैं सवाल कैसा मिल रहा है सब, मतलब आपको इसमें रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सारा प्रोसेस की चर्चा करेंगे। इसके लिए हम ना क्या कर रहे हैं, पार्ट वाइज सेट किए। जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो उसमें पीछे वाला अगर रिवीजन हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसके कारण हमको क्या होगा, पता चलेगी जो इंडेफिनिट भी पढ़ लिए। समझ रहे हैं? तो ये कितना सवाल है मेरा, 15वां सवाल है का? ये कितना सवाल, 14? अरे 14 ही है भाई, 14। बाकी सवाल को हम देखते हैं बाद में, समझे ना? बाकी सवाल को बाद में देखते हैं, इतना ही तक देखिए।